व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं सीए सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। सर, हम जनवरी 2026 ग्रुप 2 के सीए इंटर कॉस्टिंग के मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट के जो एमटीपी है उसी में से ही। और उसमें हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लगभग सारे इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे हम समझ रहे हैं। और इसमें से अगर एक क्वेश्चन भी आ जाए तो मुझे, आइए, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सर, टाइम है भी नहीं हमारे पास। हम कर रहे हैं क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। आइए जरा पढ़िए क्या लिखा है मेरे साथ साथ। कह रहा है द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैव बीन कंप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ थ्री वर्कर। कह रहे तीन वर्कर दे रखे हैं हमें। देखो ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये तीन वर्कर दे रखे हैं विच आर अंडर कंसिडरेशन ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, अब जरा समझिए, एक्चुअल आवर्स वर्क दे रखे हैं कि भाई पहले वाले वर्कर ने 380 घंटे काम करे, दूसरे वाले ने 100 और तीसरे वाले ने 540। फिर कह रहा है आवरली वेजेस, यानी कि एक घंटे के हम देते हैं 40 रुपए, 50 रुपए और 60 रुपए। अब ये जो तीनों हैं ये तीन गुड्स बना रहे हैं। अब ये बात यहाँ पे थोड़ी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। ये तीन लोग हैं और तीन मिलकर तीन गुड्स बना रहे हैं, समझिए। जो पहला वर्कर है वो एक्स भी बना रहा है, वाई भी बना रहा है, जेड भी बना रहा है। एक्स पे भी काम कर रहा है, वाई पे भी काम कर रहा है, जेड पे भी, और इतने यूनिट उसने बनाए। ठीक है। दूसरा वर्कर जो है एक्स पे काम नहीं कर रहा, वाई पे काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ किस पे काम कर रहा है, जेड पे काम कर रहा है। और जो तीसरा वर्कर है वो एक्स यूनिट भी बनाता है, वाई भी बनाता है, लेकिन वो जेड नहीं बनाता। ठीक है। अब यहां तक का ये पॉइंट खत्म होता है। फिर कह रहा है स्टैंडर्ड टाइम अलाउड पर यूनिट, यानी एक यूनिट बनाने के लिए हमने समय दे रखा है। एक्स का एक यूनिट बनेगा 15 मिनट में, ये मिनट्स में दे रखा है। एक यूनिट 15 मिनट में, वाई का एक यूनिट 20 मिनट में और जेड का एक यूनिट 30 मिनट में। अब जरा समझो, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये पहले वाले वर्कर का दे रखा है कि पहला वर्कर जो है वो एक्स बनाएगा तो 15 में, दूसरा वाला वर्कर वाई बनाएगा तो 20 मिनट में, और तीसरा वाला जेड बनाएगा तो 30 मिनट में। नहीं भाई, तीसरा वाला तो जेड बना ही नहीं रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको यहां से ये लाइन दिखा दी कि भाई ये अलग है, ये बिल्कुल अलग है। ये कह रहा है एक्स को बनाने में 15 मिनट लगेंगे, चाहे कोई भी वर्कर बनाए, 1 बनाए, 2 बनाए, 3 बनाए, कोई भी बनाए, 15 मिनट लगेंगे। वाई को बनाने में 20 मिनट लगेंगे। ठीक है, और वाई को कौन बना रहा है, वाई को पहला और तीसरा ही बना रहा है। और जेड को बनाने में 30 मिनट लगेंगे, जो कि पहला वर्कर और तीसरा वर्कर बना रहा है, दूसरा वर्कर बना रहा है। ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन मत होना, ये एक पॉइंट है जो आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूज कर सकता है। आइए आगे पढ़ते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ पीस रेट, देखो अब यहाँ पे पीस रेट की बात कर रहा है, लेकिन इसने यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आवरली वेज रेट। उसने आवरली वेज रेट दे रखा है, पर आपसे पीस रेट के बारे में कह रहा है। कह रहा है अगर हम पीस रेट की बात करते हैं तो हम एक मिनट को, ईच मिनट इज वैल्यूड एट रुपीज 1, यानी एक मिनट के कितने रुपए देंगे, 1 रुपए। अब जरा समझो, अगर मैं पीस रेट की बात करूं, एक्स का एक यूनिट बनाने में कितने लगेंगे, 15 मिनट। एक्स का एक यूनिट बनाने में 15 मिनट लग रहे हैं, और कह रहा है एक मिनट का मतलब 1 रुपए। एक मिनट का मतलब 1 रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स को बनाने में अगर 15 मिनट लगते हैं तो एक एक्स के पैसे कितने हुए, एक मिनट के 1 रुपए, यानी 15 मिनट के 15 रुपए। ऐसे ही वाई के कितने रुपए हुए सर, 20 रुपए, और जेड के कितने हुए, 30 रुपए। ये क्या निकला सर, ये पर यूनिट की कॉस्ट निकली। क्या निकला, पर यूनिट की कॉस्ट, जो उसने कहा। फिर कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वेजेस ऑफ ईच वर्कर, हमें हर वर्कर के वेजेस निकालने हैं। पहला पॉइंट कह रहा है गारंटी आवरली रेट बेसिस, यानी कि अगर मैं आवरली रेट के बेस पे निकालता हूं तो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले पहला पॉइंट कवर करते हैं, दूसरा तीसरा बाद में पढ़ेंगे। अब देखो जरा मेरे साथ साथ, आवरली रेट निकालना कितना आसान है। उसने क्या आपको पर आवर का पैसा बता रखा है, कितना दे रहे हैं, बिल्कुल। क्या ये बता रखा है कि कितने घंटे काम हुआ है, हाँ सर ये भी दे रखा है। तो भाई जितने घंटे काम हुए हैं, एक घंटे के कितने दे रहे हो, मल्टीप्लाई कर लो और आंसर आ जाएगा। ये लो, आओ मेरे साथ साथ, आइए जी। देखिए, तो हम निकालेंगे सर कैलकुलेशन ऑफ गारंटी आवरली रेट। भाई कितने घंटे दे रखे हैं, 380, 100 और 540, और यहाँ पे उसका पर आवर का रेट दे रखा है। ये मल्टीप्लाई करके मैंने तीनों का क्या निकाल लिया सर, मल्टीप्लाई करके मैंने तीनों का आवरली वेज रेट निकाल लिया, आवरली टोटल वेज रेट निकाल दिया ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स। आवर्स के बेसिस पे क्या वेज रेट होता है वो मैंने निकाल दिया। कितना सिंपल था। आइए नेक्स्ट पार्ट, पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे, क्या कह रहा है। कह रहा है पीस वर्क। अब देखो, पीस वर्क अर्निंग बेसिस,
बट गारंटीड एट 70% ऑफ बेसिक पे। मतलब आप सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि भाई कैलकुलेट करो वेजेस ऑफ ईच वर्कर। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, ई किस बेस पे निकालना है? अब पीस वर्क के अकॉर्डिंग निकालना है। यानी पीस वर्क के अकॉर्डिंग होता है कि एक मेरा जो ये वर्कर है, इसने कितने यूनिट बनाए मल्टीप्लाई बाय जितना रुपीस है पर यूनिट, तो निकल आएगा। अब यहां पे उसने ये जो लाइन कही जरा समझिए, बट गारंटीड एट 75% ऑफ बेसिक पे, इसको यहां पे इसने समझाया गारंटी आवरली रेट इफ इज अर्निंग लेस देन 50% ऑफ बेसिक पे। वो कह रहा है कि अगर मैं इसको पीस वर्क के अकॉर्डिंग दूंगा, समझिए मेरी बात, कह रहा है कि अगर मैं इसको आवरली ना देख के पीस रेट के हिसाब से दूं तो क्या बैठेगा, पहले तो वो निकालो। फिर कह रहा है कि गारंटी दे रहे हैं, हम गारंटी दे रहे हैं इसको, कितना कम से कम कितना देंगे? 75% ऑफ बेसिक पे। इसका मतलब 75% ऑफ बेसिक पे का मतलब हुआ कि जो आवरली के हिसाब से निकला था ना, मतलब जो आवरली के हिसाब से निकला था उसका मिनिमम 75% तो देंगे। यानी कह रहा है अगर पीस रेट में उसको कम मिलता है, पीस रेट के अकॉर्डिंग कम मिलता है, तो कम से कम 75% ऑफ बेसिक पे आवरली वाला देंगे उसको। लेकिन ये कब देंगे? ये कह रहा है कि हम तब देंगे जब गारंटी हमारी होगी आवरली रेट हिज अर्निंग आर लेस देन 50% ऑफ बेसिक। यानी अगर उसकी अर्निंग आवरली वाले से, समझिए, अगर उसकी अर्निंग आवरली वाले से 50% कम हुई तो फिर मैं उसको आवरली का 75% दूंगा। ठीक है, अभी नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको करते हैं। पहले समझो कि मुझे निकालना है पीस वर्क के अकॉर्डिंग। अब पीस वर्क के अकॉर्डिंग कैसे निकलेगा? सर, जितने यूनिट है मल्टीप्लाई बाय वेजेस पर पीस। अब पर पीस तो उसने दे रखा है, यानी पर यूनिट उसने दे रखा है कि एक्स के 15 रुपए, वाई के 20 रुपए और जेड के 30 रुपए। लेकिन सर ये तो मिनट थे, उसने कहा था ना 1 मिनट को 1 रुपए मानना। अब जरा देखो, जो पहला वर्कर है उसने एक्स भी बनाया, वाई भी बनाया, जेड भी बनाया, तो उसको एक्स बनाने के भी पैसे मिलेंगे, उसको वाई बनाने के पैसे मिलेंगे, उसको जेड बनाने के पैसे मिलेंगे। ठीक है, आइए जरा। तो सर कैलकुलेशन ऑफ वेजेस ऑन द बेसिस ऑफ पीस रेट। तो एक्स ने क्या बनाया सर? एक्स ने, सॉरी, पहले वाले वर्कर ने सबसे पहले कितने यूनिट बनाए? 210 यूनिट बनाए एक्स के। और वाई ने एक्स पे कोई काम नहीं करा, सॉरी सेकंड वाले ने कोई काम नहीं करा, और तीसरे वाले ने 600 यूनिट बनाए। अब एक्स के एक यूनिट बनाने पे कितने रुपए हैं सर? एक्स के एक यूनिट बनाने पे इसको भी 15 मिलेंगे और इसको भी 15। तो टोटल इसके हो गए 3150 और इसके 9000। पर ये सिर्फ किसके लिए है? ये है एक्स के लिए। अब वाई की बात करते हैं। सर वाई के जो पहला वर्कर है उसने वाई के 360 यूनिट बनाए, दूसरे वाले वर्कर ने वाई पे कोई काम नहीं करा, तीसरे वाले वर्कर ने 1350 बनाए। वाई का एक यूनिट बनाने में यहां लगते हैं 20 रुपए और इसको भी 20 रुपए के हिसाब से मिलेंगे। तो ये इसके वेजेस हो गए वाई को बनाने में। तो ये पार्ट ए आ गया मेरा एक्स को बनाने में, ये पार्ट बी आ गया मेरा वाई को बनाने में। अब जेड की बात करते हैं। जेड पे दो ही लोगों ने काम करा, एक तो मेरा वर्कर 1 वाला और एक वर्कर 2 वाला। वर्कर 1 ने 460 यूनिट बनाए, वर्कर 2 ने 250 यूनिट बनाए। एक यूनिट बनाने पे 30-30 रुपए मिल रहे हैं, तो टोटल हो गए 13,800 और 7,500। ये हो गया इसका पॉइंट नंबर सी। अब मैं ए बी सी को ऐड कर दूंगा तो मुझे इनके वेजेस मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू द पीस रेट। वेजेस मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू द पीस रेट। अब गारंटी की बात सुनो, जो उसने गारंटी कहा था, उसने ये कहा था कि अगर ये पीस रेट जो है, अगर ये जो पीस रेट वाला है ये 50% से भी कम आता है, 50% से भी कम आता है, किसके 50% से? ये जो आवरली हमने निकाला था ना, इसके 50% से कम आता है। तो जो आवरली वाला है उसका 75% हम मिनिमम तो देंगे देंगे। लेकिन अब जरा समझो, आवरली वाले पे तो आ रहा है 15,200 और पीस रेट के अकॉर्डिंग आ रहा है 24,500, 24,150। तो भैया ये तो ज्यादा आ रहा है। उसने कहा था गारंटी मिनिमम कब होगी? जब ये वैल्यू पीस रेट की इसके 15,200 के आधे से कम आएगा। लेकिन ये तो 15,200 से ज्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब ये है, यहां पे आपको गारंटी वारंटी को जो बेकार का पॉइंट था वो खत्म होता है। हम उसको सीधा पीस रेट के हिसाब से पैसा दे देंगे। तो ये मैंने लिखा भी यहाँ पे, गारंटी ऑफ एटलीस्ट 75% ऑफ द बेसिक यानी आवरली रेट बेसिस इफ वेजेस अंडर पीस रेट। अगर पीस रेट में वो 50% से कम होते, किसके 50% से? जो आवरली रेट है उसके। लेकिन ये तो सर ज्यादा आ रहे हैं। सिंस वेजेस अंडर पीस रेट इज मोर देन आवरली वेजेस, देयरफॉर वेजेस विल बी पेड एट पीस रेट सिस्टम। ठीक है, तो वो गारंटी का पॉइंट यहाँ पे नहीं लगेगा। आइए जरा पॉइंट नंबर 3 पे करते हैं। कह रहा प्रीमियम बोनस बेसिस वेयर वर्कर रिसीव बोनस अंडर रोवान स्कीम। 10 नंबर का क्वेश्चन है ये।
रोवान स्कीम के अंडर। अब मुझे बताओ रोवान क्या कहता है? रोवान कहता है कि भैया बोनस मिलेगा आपको, बोनस मिलेगा, कितना टाइम आपको दिया गया उसमें कितना टाइम आपने कंज्यूम करा, कितना टाइम आपको दिया गया, कितना टाइम आपने कंज्यूम करा, ये कंप्लीट करा, मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव, मल्टीप्लाई बाय वेज रेट। तो मुझे निकालना क्या पड़ेगा? मुझे निकालना पड़ेगा सर कितने टाइम में इन्होंने काम कंप्लीट करा। वो तो दिया हुआ है, देखो एक्चुअल टाइम इसने यहां दिया हुआ है, ये एक्चुअल आवर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे ये पता चल जाए कि कितने घंटे मैंने इनको दिए थे, तो मुझे ये पता चल जाएगा कितना इन्होंने सेव करा। तो मुझे निकालना क्या पड़ेगा? मुझे निकालना पड़ेगा इसमें सबसे पहले तो कितना टाइम अलाउड करा। कैसे निकालेंगे कितना टाइम अलाउड करा? सर सिंपल बात है, देखो सिंपल बात है, इन्होंने एक्स भी बनाया, वाई भी बनाया, जेड भी बनाया। तो वर्कर वन की बात करता हूं, तो वर्कर वन ने जब एक्स बनाया, एक्स के एक यूनिट बनाने में कितने मिनट लगते हैं? सर एक यूनिट बनाने में लगते हैं 15 मिनट, ये लिखा था देखो, एक्स के एक यूनिट बनाने में 15 मिनट। एक्स के बने कितने हैं? सर एक्स के बने हैं 210, तो मल्टीप्लाई कर लो जरा। सर 210 बने हैं और एक को बनाने में 15 मिनट, हमने उसको 15 मिनट दिए, तो कुल मिला के मिनट कितने दिए? 3150। लेकिन मुझे मिनट में नहीं चाहिए, मुझे आवर्स में चाहिए, तो मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा, तो आर आ जाएंगे 52.5। लो ये आ गया 52.5। ये किसके लिए आया? सर वर्कर वन का एक्स। अब वर्कर वन ने वाई पे भी काम करा, वाई के एक यूनिट बनाने में कितने लगते हैं? 20 मिनट। कितने यूनिट टोटल बनाए? 360। मिनट में निकालने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 120। फिर वर्कर वन ने जेड पे भी काम करा, जेड के कितने यूनिट बनाए? 460। एक यूनिट बनाने में 30 मिनट, मिनट में कन्वर्ट करने, आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करा, 230। इन तीनों को ऐड करा, तो टोटल एक्स का टाइम, एक्स का नहीं सॉरी, टोटल वर्कर वन का टाइम, टोटल वर्कर वन का टाइम सीए साहब कितना लगा? 402.5 आवर्स। तो ये इतना टाइम मैंने उसको दिया। अब इसने कितने टाइम में कंप्लीट करा? देखो क्वेश्चन में लिखा भी है, कितने टाइम में कंप्लीट करा? 380 में। तो मैं निकाल लूंगा कितना टाइम सेव करा। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्कर टू की। अच्छा, वर्कर टू ने एक्स पे काम नहीं करा, वाई पे काम नहीं करा, सिर्फ किस पे काम करा? जेड पे। अच्छा, जेड का एक यूनिट बनाने में कितने मिनट लगते हैं? 30 मिनट। इसने कितने बनाए? 250। आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करा, तो एक्स का सॉरी वर्कर टू, एक्स वाई आता बार बार, वर्कर टू के कितने आवर्स आ गए? 125 आवर्स। अब वर्कर तीन की बात करते हैं, तो सर वर्कर तीन ने क्या क्या बनाया? उसने एक्स और वाई पे काम करा। एक्स के कितने यूनिट बनाए? 600। एक बनाने में 15 मिनट, आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 मिनट से डिवाइड करा। फिर वर्कर तीन ने वाई पे भी काम करा, वाई के 1350 यूनिट बनाए। एक यूनिट बनाने पे लगते हैं 20 मिनट, 60 से डिवाइड करके आवर्स में निकालूंगा, तो वर्कर तीन का टोटल टाइम आ गया 600 आवर्स। तो मैंने इन तीनों के कितना टाइम अलाउड था वो निकाल लिया। एक्चुअल टाइम क्वेश्चन में गिवन है, अब मैं इनके वेजेस निकाल सकता हूं और प्लस बोनस। तो सबसे पहले वर्कर वन की बात करता हूं, मैं बोनस निकालता हूं इसका। बोनस कैसे निकाला मैंने? सर देखिए, इसको हमने टाइम अलाउड कितना करा था? 402.5, ये निकला था हमारा 402.50। इसने कितने देर में काम कंप्लीट करा? 380 में। तो भाई इनका डिफरेंस क्या हो गया? इनका डिफरेंस हो गया टाइम सेव। और एक घंटे के कितने पैसे देता हूं? 40। तो ये आ गया इसका बोनस। अच्छा, अब इसने बोनस नहीं कहा, इसने कहा टोटल वेजेस निकालो। तो नॉर्मल वेजेस आवरली बेसिस पे हम पहले ही निकाल चुके थे, कितने थे? 15,200। तो 15,200 ये बोनस, ये टोटल कितने मिले? 16,050। ये वर्कर वन की बात हो गई। वर्कर टू की बात करते हैं। सर वर्कर टू के हमारे आवरली वेजेस कितने थे? 5,000, ये हम निकाल चुके थे शुरू में। वर्कर टू के ये रे 5,000, आवरली बेसिस पे कितने थे? 5,000। तो 5,000 तो हो गए इसके, 5,000 तो फिक्स हो गए जो नॉर्मली मिलेगा। अच्छा, कितने घंटे हमने इसको दिए? 125 जो हमने निकाला। कितने घंटे में काम कंप्लीट करा इसने? 100 में। एक्चुअल आज इतना सेव करा इतने रुपए के हिसाब से, तो ये इसका बोनस आ गया, ये इसके नॉर्मल वेजेस आ गए, टोटल वेजेस हो गए 6,000। अब बात करते हैं वर्कर नंबर 3 की। वर्कर नंबर 3 के आवरली वेजेस कितने थे जो हमने निकाले थे? आवरली वेजेस, पीस वेजेस नहीं, आवरली। सर आवरली लिख लेते हैं इसके 32,400। अब इसको बोनस कितना मिलेगा वो जोड़ देंगे इसमें। तो सर इसको 32,400 तो नॉर्मल वेजेस मिले आवरली। फिर कितने घंटे हमने इसको दिए? 600। इसने कितने घंटे पे काम कंप्लीट करा? 540 में। एक और कितना सेव करा? 60। और एक घंटे के हम 60 रुपए दे रहे हैं, तो इसका बोनस आ गया 3240। तो टोटल हो गए सर 35,640। लो, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपके इस बार एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़िए जरा। कह रहा है एबी लिमिटेड प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट V2। क्योंकि ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपके मॉड्यूल में नहीं है,
ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं ये आपके मॉड्यूल में नहीं है, पास्ट ईयर एग्जामिनेशन में भी ऐसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, ये अलग ही टाइप के क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन आएगा, पर इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, या पॉइंट इससे मिलता जुलता कोई आ जाएगा। आइए मेरे साथ साथ पढ़िए। कह रहा है एवी लिमिटेड प्रोड्यूस करता है सिंगल प्रोडक्ट V2, ठीक है, एंड सेल एट अ फिक्स प्राइस, और उसका प्राइस भी उसने दे रखा है कि पर यूनिट 2050 रुपए का बेचेगा। द प्रोडक्शन, आइए सीए साहब, द प्रोडक्शन एंड सेल डेटा फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, एक क्वार्टर का दे रखा है आपको, देखिए अप्रैल मई और जून का दे रखा है, एक क्वार्टर का दे रखा है, सेल बता रहा है 4200, ठीक है, प्रोडक्शन है 4600, तो यानी कितने यूनिट बच गए, 400 यूनिट बच गए। फिर मई में कह रहा है कि मई में बनाए कितने, 4400, और बेच कितने दिए, 4500 हैं, ये क्या हो गया, 4400 बनाए और बेच दिए 4500, ये कैसे हो गया बताओ। सर क्योंकि पिछले महीने के 400 क्लोजिंग थे, जो अगले महीने में जाके ओपनिंग बन जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले महीने यानी मई के महीने में 4400 तो प्रोड्यूस करे, 400 इसके पास शुरू में पड़े थे, टोटल हो गए सर 4800, 4800 में से इसने 4500 बेच दिए, तो मेरे पास क्लोजिंग में कितने बचे, 300 यूनिट, जो अगले साल, सॉरी अगले महीने प्रोडक्शन में जुड़ जाएंगे, यहां पे जुड़ जाएंगे। तो अगले महीने कितनी टोटल मेरे पास हो गए, 5800, इसमें से कितने बेच दिए, 5200, तो अगले महीने मतलब जून के महीने में मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक जो बचा वो बचा 600 यूनिट्स का। तो पिछले महीने का क्लोजिंग अगले महीने का ओपनिंग बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसके बेसिस पे कैलकुलेशन मुझे करनी है। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक्चुअल और बजट इंफॉर्मेशन फॉर ईच मंथ, अब ये देखिए ये हर महीने का डेटा दे रखा है, यानी अप्रैल में भी यही होगा, मई में भी हो गया, जून में भी हो गया, ये पर मंथ है। तो हर महीने कितने लगेंगे सर, हर महीने लगेंगे 4 किलोग्राम, हर महीने लगेंगे 4 किलोग्राम, और 120 रुपए का आएगा 1 किलोग्राम, तो टोटल कितने रुपए हो गए सर, एक यूनिट के, क्योंकि पर यूनिट होगा, ये पर यूनिट हो गया मेरा 460 रुपए, 460। डायरेक्ट लेबर बता रहा है 6 घंटे के हैं, 60 रुपए के हिसाब से 360 रुपए पर यूनिट हो गया। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, ये देखिए वेरिएबल है और प्रोडक्शन ओवरहेड है कितने, 150 ऑफ डायरेक्ट लेबर। फिर फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड दे रखे हैं 5 लाख रुपए के, तो प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएबल भी है और फिक्स भी है, और ये क्या होगा सर, पर मंथ, वैसे ये सारे ही पर मंथ है। फिर फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड भी दे रखा है, ये भी पर मंथ है 95,000। कह रहे देयर आर नो ओपनिंग इन्वेंट्री एट द स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर, यानी अप्रैल के अंदर कोई भी ओपनिंग नहीं था, अच्छी बात है। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड आर बजटेड, अब यहाँ पे आपको बजट बता रहा है कि हमने जो फिक्स्ड ओवरहेड बजट बनाया कितने रुपए का बनाया, 60,000 पर एनम, 60 लाख पर एनम। हमने बजट बनाया शुरू में कि भाई हम कितने रुपए का खर्चा करेंगे, 60 लाख का। ये किस चीज का खर्चा है सर, ये है मेरा फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। देखो एक्चुअल तो 5 लाख हुआ है, एक्चुअल तो 5 लाख हुआ है, लेकिन मैंने पहले क्या बनाया, बजट बनाया कितने का, 60 लाख का। एंड आर एब्जॉर्ब्ड, और ये कह रहा है इसकी एब्जॉर्प्शन यानी रिकवरी भी हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड नॉर्मल आउटपुट, यानी हमने सोचा था कितनी आउटपुट बनेगी, 60,000 यूनिट। यानी कि अगर मैं सोच रहा हूं 60 लाख रुपए मेरा साल भर का खर्चा होगा, 60 लाख मेरा साल भर का खर्चा होगा, और एक टोटल यूनिट बनेंगे 60,000, तो एक यूनिट पे कितना रिकवरी रेट आया मेरा, सर मेरा एक यूनिट पे रिकवरी आया 100 रुपए पर यूनिट, कितना आया, 100 रुपीज पर यूनिट। फिर जितने यूनिट मैं बनाऊंगा उस हिसाब से मैं रिकवरी करता जाऊंगा। क्लियर है, तो सर ये हो गया मेरा एब्जॉर्प्शन और ये हो गया मेरा एक्चुअल, ठीक है, याद रखना अब ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयर अ प्रॉफिट स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ 3 मंथ, तीनों महीने का प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना है यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रिंसिपल, एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग बनाना है। दूसरा कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट स्टेटमेंट, फिर दोबारा प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना है फॉर ईच मंथ, तीनों मंथ का बनाना है यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस बार आने के बहुत हाई चांसेस है। तो एक तो मुझे बनाना है एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड, दूसरा मुझे बनाना है एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड, तीसरा कह रहा है कि इनका रिकंसिलेशन भी करके दिखा दो। याद रखना यहाँ पे आपसे वो वाला रिकंसिलेशन नहीं हो रहा कि कॉस्टिंग का पीएनएल और फाइनेंस का प्रॉफिट का रिकंसिलेशन करो, नहीं, यहाँ पे रिकंसिलेशन हो रहा है कि वो प्रॉफिट जो हम एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे निकालेंगे और दूसरा प्रॉफिट जो मैं मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पे निकालूंगा, उनका रिकंसिलेशन करना है। और बहुत इजी क्वेश्चन है,
सबसे पहले हम एब्जॉर्प्शन का करते हैं। एब्जॉर्प्शन में बहुत ईज़ी है, हम कॉस्ट शीट बनाएँगे सीधा-सीधा। आइए मेरे साथ-साथ। सबसे पहले हम कह रहे हैं सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन मेथड पे। तो सबसे पहले कॉस्ट शीट बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ अपने लिए डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल कैसे आएगा सर? देखिए, डायरेक्ट मटेरियल कितना है? सर उसने बताया 4 किलोग्राम है, ₹120 का। तो 4 किलोग्राम लगेंगे 1 यूनिट पे और 1 यूनिट आएगा ₹120 का, यानी पर यूनिट ₹480 का हो गया। 1 यूनिट पे 480 और मैंने इस साल बनाए मतलब इस महीने बनाए कितने? 460 4,600 460 नहीं 4,600 तो 4,600 मल्टीप्लाई बाय 480 4,600 मल्टीप्लाई बाय 480 फिर 4,400 मैंने कब बनाए? मई में बनाए तो 4,400 मल्टीप्लाई 480 और 5,500 मल्टीप्लाई बाय 480 तो ये मेरी वैल्यू आ गई सर डायरेक्ट मटेरियल की। ये वैल्यू आ गई किसकी? सीए साहब डायरेक्ट मटेरियल की। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? चले आगे। अच्छा। हम्म फिर उसके बाद लेबर की बात करते हैं। सर लेबर जो उसने बताया 1 यूनिट का 6 घंटे कह रहा है लगते हैं 1 यूनिट में और ₹60 तो टोटल पर यूनिट कितना आ गया सर? 1 यूनिट का आ गया ₹360 और मैंने जितने यूनिट प्रोड्यूस करे उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। प्रोडक्शन तो ये थी 4,600 4,400 5,500 तो मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको लेबर पर यूनिट से। तो ये लेबर हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंस कोई है नहीं तो इन दोनों को जोड़ के आ गया मेरा प्राइम कॉस्ट। क्या आ गया? प्राइम कॉस्ट। अब क्या जुड़ेगा इसमें? सर इसके बाद जुड़ता है इसमें प्रोडक्शन या फैक्ट्री के खर्चे। अब फैक्ट्री के खर्चे उसने दो तरीके से दे रखे हैं, एक आपको फिक्स दे रखा है और दूसरा आपको वेरिएबल दे रखा है। तो सबसे पहले मैं वेरिएबल लेता हूं। वेरिएबल उसने कहा था 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर तो ये निकल ही चुका था, इसका मैंने 150% कर दिया तो ये आ गया मेरा वेरिएबल फैक्ट्री या प्रोडक्शन ओवरहेड। अब इसमें क्या जुड़ेगा सर? फिक्स्ड ओवरहेड। अच्छा, फिक्स्ड ओवरहेड के लिए वर्किंग नोट बनेगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे उसने एब्जॉर्प्शन की बात करी है तो पहले मुझे एब्जॉर्प्शन निकालना पड़ेगा। मैंने एब्जॉर्प्शन रेट कितना निकाला? ₹100 वही कि 60 लाख था डिवाइड बाय 60,000 यूनिट। अब जितने यूनिट मैंने प्रोड्यूस करे उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितने कितने यूनिट थे? 4,600 4,400 5,500 इनको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड आ गए। इन दोनों को ऐड कर दूंगा, इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, पर मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड होता है और क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस हो जाता है। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स पहले महीने तो था नहीं और क्लोजिंग था लेकिन क्लोजिंग की मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो मुझे बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। कैसे बनाऊंगा? सर बहुत ईजी है, देखो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ गया? 68 लाख 8,000। ये कितने यूनिट पे है? सर जितने यूनिट मैंने बनाए 4,600 यूनिट बनाए। बेचे कितने इसमें से? सर मैंने इसमें से बेच दिए थे। पहले मैं निकाल लेता हूं कि मेरे पास बचे कितने। ये यहां मैंने बना रखा है कि मेरे पास क्लोजिंग में कितने बचे। समझो ओपनिंग में कुछ था नहीं, मैंने बनाए कितने? 4,600, बेच कितने दिए? 4,200, क्लोजिंग कितने बचे? 400। जो क्लोजिंग मेरा अप्रैल मंथ का है वही ओपनिंग मेरा मई मंथ का बन जाएगा। ठीक है। प्रोडक्शन कितनी हुई? 4,400 तो इन दोनों को ऐड कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो तो लास्ट में कितने बचे? 300 यूनिट। जो क्लोजिंग मेरा मई का है वो जून में ओपनिंग बन जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करके ये बेच दिया तो क्लोजिंग कितने बचे? 600। तो मुझे सबसे पहले क्लोजिंग की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकाली? सर देखिए अप्रैल में इतना खर्चा हुआ कितने यूनिट बनाने पे? 4,600 पे। क्लोजिंग कितने बचे? 4,400 मल्टीप्लाई करके क्लोजिंग की वैल्यू आ गई। फिर मई के अंदर कितने यूनिट हमने बनाए? सर खर्चा इतना हुआ, इतने यूनिट बनाए, क्लोजिंग में 300 बचे, ये वैल्यू मेरी आ गई क्लोजिंग की। फिर जून के अंदर मैंने इतना खर्चा करा और इतने यूनिट बनाए और क्लोजिंग 600 यूनिट के वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या करा? समझो मैंने क्या करा। ओपनिंग यूनिट मेरे पास पहले महीने तो है नहीं, ओपनिंग यूनिट पहले महीने तो है नहीं, लेकिन जो मेरा अप्रैल का क्लोजिंग होगा, जो मेरा अप्रैल का क्लोजिंग होगा वो मेरे मई का ओपनिंग बन जाएगा। तो मैंने क्या करा जरा मेरी बात समझिए, ऐड कर दिया ओपनिंग फिनिश गुड्स जो है नहीं, माइनस कर दूंगा क्लोजिंग फिनिश गुड्स। हाँ, क्लोजिंग फिनिश गुड्स तो मेरे पास अप्रैल में था, क्लोजिंग फिनिश गुड्स अप्रैल में था जिसकी वैल्यू अभी निकाली। अब समझिए, तो ये वैल्यू जो आई क्लोजिंग फिनिश गुड्स की, वो ही ओपनिंग फिनिश गुड्स की वैल्यू बन जाएगी अगले महीने के लिए। समझिए मेरी बात समझिए, जो वैल्यू मेरी क्लोजिंग की आई, जो वैल्यू मेरी क्लोजिंग की आई, क्लोजिंग फिनिश गुड्स की आई अप्रैल में, वही वैल्यू मेरी ओपनिंग की बन जाएगी अगले महीने।
क्योंकि यूनिट्स जो पिछले महीने थे वो अगले महीने ओपनिंग बने, तो वैल्यू जो अगले पिछले महीने थी, वैल्यू जो पिछले महीने थी सीए साहब, वो ही वैल्यू अगले महीने बन गई। बताओ दोस्तों, समझ आ रहा है? चलिए, फिर क्लोजिंग तो मैं निकाल ही चुका था तीनों का, तो मैंने क्लोजिंग लिख दिया 592, 444, 888। अच्छा, जो ये क्लोजिंग था वो अगले महीने क्या बन जाएगा फिर? ओपनिंग। तो ओपनिंग वाला ऐड हो गया और क्लोजिंग वाला माइनस। तो ये आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या आ गया? सीओजीएस आ गया। अब इसमें क्या जुड़ता है सर? अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां पे जो मैंने अभी खर्चे करे थे, ये वाले जो मैंने फैक्ट्री वाले लिखे थे, ये कौन से थे सर? ये थे एब्जॉर्प्शन वाले। कौन से थे ये? एब्जॉर्प्शन वाले, क्योंकि मैंने एब्जॉर्ब करे थे खर्चे, ये सारे खर्चे थे सर एब्जॉर्प्शन के। लेकिन एक्चुअल तो अलग हुए हैं। एक्चुअल कितने हुए हैं सर? एक्चुअल हुए हैं 5 लाख रुपए महीना। उसने लिखा था कि एक्चुअल खर्चा कितना हुआ है? 5 लाख रुपीस पर मंथ। तो आप मुझे ये बात बताइए कि सही वैल्यू निकालने के लिए, सही वैल्यू निकालने के लिए क्या अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी को मैं प्लस या माइनस करूंगा? नहीं करूंगा? बिल्कुल करेंगे। वैसे देखो यहाँ पे पता चल जाएगा मेरा खर्चा कितना है सर? खर्चा 4,60,000 लिखा है, एक्चुअल में खर्चा कितना है? 5 लाख। मैंने कितने कम लिखे हैं? 40,000 कम लिखे हैं, अंडर रिकवरी है, तो 40,000 का खर्चा और लिखो, यानी 40,000। बताइए जरा कितना होगा सर? देखिए 40,000 हो जाएगा, क्योंकि 4,60,000 है, पर एक्चुअल खर्चा कितना हुआ है सर? एक्चुअल खर्चा हुआ है 40,000, तो ये खर्चे में ऐड हो जाएगा। एक्चुअली ये खर्चे में ऐड हो जाएगा कितना? 40,000। तो ये क्या है सर? ये अंडर रिकवरी है। तो मैंने यहां निकाला हुआ है, जरा देखिए, ये देखिए, यहां मैंने इसको करा हुआ है कि भाई एब्जॉर्ब्ड है 4,40,000 और खर्चा कितना हुआ? खर्चा हुआ एक्चुअल 5 लाख। तो कितना आ गया सर? ये आ गया 40,000। अंडर रिकवरी है। 4,40,000 हमने एब्जॉर्ब करा, खर्चा हुआ 5 लाख। 60,000 रुपए क्या है? ये हमने कम लिखे हैं, अंडर रिकवरी। हमने खर्चा बुक करा 5,50,000, एक्चुअल खर्चा हुआ 5 लाख। तो 50,000 क्या हो गए सर? ओवर रिकवरी। क्या हो गए? ओवर रिकवरी। तो सिंपल है, मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा सर? सीधी बात है, यहाँ पे ये 60,000 रुपए का खर्चा कम लिखा था, तो मैं और लिख दूंगा, मतलब ऐड कर दूंगा। ये 50,000 रुपए का जो खर्चा था, ये मैंने ज्यादा लिख दिया था, तो माइनस कर दूंगा। तो ये आ जाएगा मेरा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये वाला जो पार्ट था ना, अंडर और ओवर रिकवरी वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं। चलो मैं इसको ऐड कर दूंगा, ये आ जाएगा मेरा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन अभी एक खर्चा और बाकी है, सेलिंग ओवरहेड। तो पर मंथ 95 95 95 था, ये ऐड करा, तो ये आ गया सर मेरा कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में सेल गिवन है, क्योंकि यूनिट गिवन है, मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? मल्टीप्लाई कर दूंगा पर यूनिट के प्राइस से 2050। तो मेरी सेल आ जाएगी हर साल की, सॉरी हर महीने की। बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा मेरा प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा मेरा हर महीने का प्रॉफिट। क्लियर है? चलिए, अब सेम मुझे बनानी है कॉस्ट शीट, दोबारा से कॉस्ट शीट बनानी है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग करना है इस बार मुझे। कैसे करना है? मार्जिनल कॉस्टिंग। अब बहुत ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर वेरिएबल और फिक्स को अलग अलग रखा जाता है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां मेरे सेल रिवेन्यू। सेल वही है कि यूनिट जितने बिके हैं मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। तो ये मेरा टोटल सेल रिवेन्यू आ गया हर महीने का। अब मार्जिनल में सबसे पहले क्या आता है सर? मार्जिनल के अंदर जो आता है वो आता है सबसे पहले मेरे वेरिएबल खर्चे। तो वेरिएबल खर्चे में भी मेरे डायरेक्ट मटेरियल तो वेरिएबल ही होता है, मेरा लेबर भी वेरिएबल ही होता है, और मैंने इसमें क्या जोड़ दिया? वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो हमने निकाला था 150% ऑफ। तो ये मेरे क्या आ गया सर? ये मेरे तीनों को ऐड करके आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ध्यान से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब मुझे ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड करना है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस करना है। लेकिन यहां पे वो वाली वैल्यू मत लिख देना जो आपने ओपनिंग क्लोजिंग अभी निकाली थी, क्योंकि जो आपने ओपनिंग, एक्चुअली ओपनिंग नहीं, हमने क्लोजिंग ही निकाली, वो अगले पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बना। वो वैल्यू इसलिए नहीं निकलेगी क्योंकि वो निकला था एज पर एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन वाले के अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों खर्चे आते हैं। लेकिन जब मैं मार्जिनल की बात करता हूं, तो यहां पे मार्जिनल की बात करता हूं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल खर्चे आते हैं। इसी वजह से दोनों के प्रॉफिट्स में भी डिफरेंस आता है। तो मुझे वर्किंग नोट के अंदर फिर दोबारा क्लोजिंग फिनिश गुड्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालूंगा? वैसे ही कि खर्चा कितना हो गया, इतना, और इतने यूनिट बने, कितने यूनिट बचे? 400। ऐसे ही इस 300 और ऐसे ही 700 600। तो ये क्या आ गया सर? ये आ गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं? ऐड कर दूंगा ओपनिंग, ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग लिख देता हूं, माइनस कर दूंगा क्लोजिंग। पर जो यहां क्लोजिंग था वो यहां ओपनिंग बन जाएगा, यहां क्लोजिंग था, यहां
ओपनिंग बन जाएगा। ये आ जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अब याद रखना, अब इन सबको ऐड कर दूंगा, इन सबको ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरा इसमें। अच्छा एक चीज हो, इसमें ऐड क्या होता है, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड वेरिएबल नहीं है आपके पास। फिर इसमें ऐड होता है वेरिएबल एडमिन ओवरहेड। एडमिन ओवरहेड भी गिवन नहीं है। अगर वो होते वेरिएबल वाले, याद रखना फिक्स वाले नहीं, वेरिएबल वाले, तो ये सारे ऐड हो जाते और मेरे टोटल वेरिएबल कॉस्ट आता। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी जो मेरी सेल थी, ये वाली जो मेरी सेल थी, पॉइंट नंबर ए, इसमें मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन आ गया। अब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स खर्चे माइनस होंगे प्रोडक्शन के, जो 5-5 लाख रुपए दे रखे थे, सेलिंग के, तो यह आ जाएगा मेरा प्रॉफिट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में ऐसे निकलता है। अब तीसरा पॉइंट उसने क्या पूछा आपसे, समझिए। तीसरा पॉइंट उसने आपसे ये पूछा कि इनका रिकंसिलेशन करके दिखा दो कि दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस क्यों आ रहा है। सर देखिए, दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने दोनों में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस रखा है, और वो है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बाकी सब चीजें बिल्कुल सेम है। उनके डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन, सारे खर्चे बिल्कुल वही है। सिर्फ वैल्यू किस में चेंज आया, सिर्फ वैल्यूएशन में चेंज आया ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों ही, ठीक है। अब सीए साहब देखिए रिकंसिलेशन कैसे करेंगे। मैं यहां लिखता हूं प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन लिख दिया। आप कोई भी ले लो, आप एब्जॉर्प्शन ले लो या फिर कौन सा ले लो, मार्जिन वाला। तो मैंने एब्जॉर्प्शन ले लिया। अब जरा समझो इसको कैसे निकालूंगा मैं यहाँ पे वर्किंग नोट में काम करूंगा रिकंसिलेशन के लिए। मेरा चेंजेस किसकी वजह से आ रहा है सर, ओपनिंग स्टॉक की वजह से और क्लोजिंग की वजह से। तो मैंने यहां पे लिखा एब्जॉर्प्शन माइनस मार्जिनल। अब एब्जॉर्प्शन में ओपनिंग स्टॉक कितना था, अच्छा आपको पता है ओपनिंग स्टॉक एज अ एक्सपेंस काम करता है क्योंकि ये प्रॉफिट को कम करता है, ये तो पता है आपको। और क्लोजिंग स्टॉक एज एन इनकम काम करता है जो कि प्रॉफिट को बढ़ाता है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या करा सर, ओपनिंग की बात कर रहा हूं। ओपनिंग में सबसे पहले अप्रैल में तो था नहीं, अप्रैल में तो था नहीं, मई की बात करते हैं। मई में ओपनिंग कितना था, जो अप्रैल का क्लोजिंग था, अप्रैल का क्लोजिंग था वो मई का ओपनिंग बना 592,000। और मार्जिनल वाले में उसकी वैल्यू है 552,000, 5,52,000, ठीक है। तो इसका डिफरेंस आ गया 40,000। अब याद रखना अगर एक्सपेंस का डिफरेंस आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, और कौन से महीने के लिए, मई, तो जो प्लस आ रहा है उसको प्लस करेंगे, लेकिन सिर्फ किसके लिए, एक्सपेंस के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जून के अंदर सर ओपनिंग था 4,44,000 इन द केस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, लेकिन मार्जिनल में था 4,14,000, डिफरेंस आ गया 30,000 का, और पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्या करा है, ओपनिंग स्टॉक में इस साल, इस महीने तो ओपनिंग नहीं था, पर यहां पे कितना आया देखिए, मई में 40,000 पॉजिटिव, तो मैंने 40,000 प्लस कर दिया। यहां 30,000 पॉजिटिव, यहां पे भी 30,000 प्लस कर दिया। अब क्लोजिंग की बात करते हैं। क्लोजिंग में तो एब्जॉर्प्शन में क्लोजिंग कितना हुआ सर, अप्रैल में तो था क्लोजिंग 592 और मार्जिन में 5,52,000, तो डिफरेंस कितना आया, 40,000 पॉजिटिव। लेकिन याद रखना क्लोजिंग स्टॉक चूंकि इनकम है, तो इनकम में साइन चेंज हो जाते हैं, इनकम में साइन चेंज, तो ये प्लस आ रहा था, मैंने साइन चेंज करके क्या कर दिया, माइनस, साइन चेंज करके माइनस। फिर मई की बात करते हैं। मई में ये 444,000 था और ये 414,000 था, ये भी 30,000 प्लस आ रहा है, लेकिन ये इनकम है तो इसलिए मैं साइन चेंज कर दूंगा। फिर यहाँ पे 882 और यहाँ पे 888 और यहाँ 882, तो डिफरेंस आ रहा है पॉजिटिव 60,000 पर साइन चेंज करके माइनस। तो ये तीनों ही क्या हो रहे हैं सर, माइनस हो रहे हैं अप्रैल मई जून के लिए। ये क्या है सर, क्लोजिंग, तो ये तीनों को माइनस कर दिया। जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। लो हो गया, क्या ये मुश्किल था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या लिखा है देखिए, कह रहा है कि भाई पी क्यू लिमिटेड सेल्स, देखिए पी क्यू लिमिटेड सेल बॉटल, बॉटल बेचता है, करेंटली इज ट्राइंग टू फाइंड आउट द प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट निकालना चाह रहा है, ऑफ ओपनिंग अनदर स्टोर, एक और स्टोर खोलना चाह रहा है, विच विल हैव द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, जिसमें ये सारे खर्चे होंगे। कह रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है पर पीस दे रखा है, यानी एक यूनिट 600 रुपए का बेचेगा। वेरिएबल कॉस्ट होगी मटेरियल की और सेल्समैन की कमीशन, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 470 रुपए लगेगी। बाकी कह रहा है कि एनुअल फिक्स कॉस्ट होगी रेंट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडवर्टाइजिंग, अदर फिक्स एक्सपेंस।
कैलकुलेट द एनुअल ब्रेक इवन पॉइंट, हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स एंड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ऑल्सो डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ 35,000 यूनिट, यानी अगर हम 35,000 यूनिट यानी बॉटल बेचते हैं तो क्या प्रॉफिट या क्या लॉस होगा। तो सबसे पहले तो मुझे ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। मुझे बताओ ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स कैसे निकलता है। सर ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट निकलता है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब टोटल फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, देखो इन सबको ऐड कर लो तो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। ये कितना हो गया, 10 30 36 लाख हो गए। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई सर हमारी, 36 लाख डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है सर, कंट्रीब्यूशन निकलता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो 600 माइनस 470, तो मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट आ गया वो आ गया 27,693 यूनिट्स। ठीक है। अच्छा, अब उसने सेकंड पूछा कि ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू बता दो, तो भाई वैल्यू बता देते हैं। इतने यूनिट बेचूंगा और एक यूनिट 600 रुपए का बिकेगा, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू आ गया 16,61,500 सॉरी 1 करोड़ है ये, 1,66,15,800। ठीक है। अच्छा, फिर उसने पूछा कि 35,000 पे बता दो, अगर मैं 35,000 यूनिट बेचता हूं तो क्या प्रॉफिट या लॉस होगा। ऑब्वियस बात है प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि इतने पे तो आप ब्रेक इवन कर रहे हो, तो 35,000 पे तो प्रॉफिट ही होगा। कैसे निकालेंगे सर, सिंपल है। मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 130 तो मुझे पता ही है, कितने यूनिट बेचूंगा 35,000, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, इसमें से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो प्रॉफिट आ जाएगा 9,50,000 रुपए। 5 नंबर का सिंपल सा क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है सारा लिमिटेड हैज फर्निश द फॉलोइंग स्टैंडर्ड कॉस्ट डेटा पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड दे रखा है आपको, याद रखना। कह रहा मटेरियल जो है 15 किलो लगेगा और एक आएगा 15 रुपए का, यानी मटेरियल जो है आउटपुट बनाने में 15 किलो लगता है और 1 किलो 15 रुपए का आएगा। लेबर के 6 घंटे लगते हैं, 1 घंटे के 5 रुपए दे रहे हैं। वेरिएबल ओवरहेड भी 6 घंटे लगते हैं, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड के खर्चे 12 रुपए 1 घंटे के होंगे। फिक्स्ड ओवरहेड जो है मंथ के बेसिस पे कह रहा है, बेस्ड ऑन नॉर्मल वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम के बेसिस पे है 30,000 घंटे। ठीक है, 30,000 घंटे कह रहा है लेबर आर के हिसाब से। फिर कह रहा है द एक्चुअल कॉस्ट डेटा फॉर द मंथ। अब एक्चुअल डेटा दे रखा है आपको, मंथली अगस्त का दे रखा है। मटेरियल यूज हुए 65,000, जिसकी कॉस्ट हुई 9,85,000। लेबर हमने पे करे 1,40,000, जिसपे हमारे आवर्स लगे 31,500। वेरिएबल ओवरहेड हुए 3,60,200 के, फिक्स ओवरहेड हुए 4,70,000 के, एक्चुअल प्रोडक्शन हुई 4,800 यूनिट। हमसे पूछ रहा है वो कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट 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 वेरिएंस पूछ रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ये होता है कि भाई कितना खर्चा होना चाहिए था और कितना हुआ। तो ये आता है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब क्वेश्चन में एक्चुअल कॉस्ट आपको पहले दे रखा है, स्टैंडर्ड निकाल लो। कैसे सर, एक्चुअल यूनिट कितने बने 4,800, एक यूनिट बनाने में 15 किलो और एक यूनिट कितने का 15 रुपए का, तो यह आ जाएगा सर आपका 95,000 फेवरेबल। सिंपल। फिर उसने आपसे लेबर कॉस्ट वेरिएंस पूछा। कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट या स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। एक्चुअल लेबर कॉस्ट आपको गिवन है, उसने बताया कि भाई कुल मिला के 4,800 यूनिट बने, एक यूनिट बनाने में 6 घंटे लगते हैं और एक यूनिट के कितने रुपए दे रहे हैं हम, या एक घंटे के कितने रुपए दे रहे हैं 5 रुपए। तो ये आ गया मेरा 4,000 फेवरेबल। फिर उसने आपसे पूछा क्या, वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, तो यही होता है कि कितना स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड है एक्चुअल आउटपुट पे और कितना एक्चुअल हुआ। एक्चुअल उसने आपको दे रखा है। अब बात करते हैं 4,800 यूनिट बने, एक यूनिट बनाने में 6 घंटे और एक घंटे के कितने पैसे 12 रुपए, तो यह आ जाएगा आपका 14,600 एडवर्स। अब उसने आपसे चौथा पूछा फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड वाला कहां गया भाई, ये रहा जी। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलता है, रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल यूनिट माइनस एक्चुअल ओवरहेड। अब रिकवर्ड कैसे निकालेंगे सर, देखो रिकवर्ड दो तरीके से निकल सकता है, आवर के बेसिस पे या फिर यूनिट के बेसिस पे। अब इसने क्वेश्चन में यूनिट कहा था तो मैं यूनिट के बेसिस पे ले रहा हूं। कैसे निकालूंगा जरा समझिए। मेरे मेरे यहाँ पे बजटेड कितने थे देखिए सर, 4,50,000 पर मंथ थे, 4,50,000 पर मंथ। अब 4,50,000 पर मंथ है, 4,50,000 पर मंथ है और कितने महीने के लिए, सॉरी 4,50,000 पर मंथ है और कितने आवर्स है, नॉर्मल वॉल्यूम कह रहा है कि भाई हमारे 30,000 घंटे, तो एक घंटे का कितना हो गया देखो
भैया 4,50,000 है 30,000 घंटे की, तो 1 घंटे के कितने हो गए 15 रुपए, 1 घंटे के हो गए 15 रुपए। अब यूनिट पे निकालना है मुझे। भाई 1 यूनिट बनाने में कितने घंटे लग रहे हैं, 6 घंटे। उसने वहां लिखा था 1 यूनिट बनाने में कितने घंटे लगते हैं, 6। तो अगर मैं 15 रुपए दे रहा हूं 1 घंटे के, समझिए फिक्स ओवरहेड 15 रुपए जा रहा है 1 घंटे के, ठीक है। और मेरे यूनिट बनाने में, 1 यूनिट बनाने में 6 घंटे लगते हैं, तो 1 यूनिट बनते बनते कितने पैसे चले जाएंगे टोटल, 90 रुपए। तो मेरा फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा 1 यूनिट का आया 90 रुपए का, ठीक है। तो मेरे यूनिट बने कितने एक्चुअली में, 4,800। 90 रुपए के हिसाब से खर्चा हुआ तो कितना आ गया, 38,000 एडवर्स। सर अगर इसी को मिनट में, आवर्स में निकालना हो तो कैसे, सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब एक्चुअल आउटपुट कितनी हुई, 4,800। 1 घंटे बनाने में कितने, सॉरी 1 यूनिट बनाने में कितने, 6 घंटे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 28,800 घंटे हो गए। ये मेरे क्या आ गए, ये आ गए स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब देखो जरा, भाई मैं एब्जॉर्प्शन करता हूं, कैसे करूंगा सर, 4,50,000 और मैंने बजटेड कितने बनाए थे, 30,000 घंटे। तो मेरा 1 घंटे का आ गया 15 रुपए, मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्चुअल घंटे कितने हुए, जितने मेरे यूनिट लगे उतने एक्चुअल घंटे हुए। एक्चुअल घंटे कितने हुए, 28,800। या मैं कहूं कि 28,800 बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए, तो 15 मल्टीप्लाई बाय ये और माइनस एक्चुअल मुझे गिवन ही है, तो ये आ जाएगा मेरा 38,000, ठीक है। चलिए, तो यहां पे मेरा ये वाला क्वेश्चन भी कवर हो जाता है, क्लियर है। अब मेरा रह गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन करेंगे हम। चलिए गाइज आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। देखिए, द फॉलोइंग बजटेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पिंकू लिमिटेड फॉर द ईयर 2024। देखो उसने क्या दे रखा है, एक तो यूनिट्स दे रखे हैं, ए बी सी 3 प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है। और ये ईयर का उसने डेटा दे रखा है कि ए के यूनिट, बी के यूनिट, सी के यूनिट। फिर इसने सेलिंग प्राइस दे रखा है। फिर डायरेक्ट कॉस्ट, यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है इसने। डायरेक्ट कॉस्ट में हमारी सारी आएंगी, कौन सी, ये वाली डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट कॉस्ट हो गई हमारी। फिर कह रहा है कि मशीन डिपार्टमेंट, यानी कि इसके 2 डिपार्टमेंट में काम होता है, एक मशीन डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे मशीन आवर पर यूनिट दे रखे हैं। तो यहाँ पे 3 घंटे लगते हैं मशीन के, ए प्रोडक्ट के लिए, बी प्रोडक्ट के 4 घंटे मशीन में, और सी प्रोडक्ट के 5 घंटे मशीन में। फिर दूसरा असेंबली होती है इनकी। अब असेंबली में कह रहा है कि ये भी आवर, लेबर आवर पे चलता है। यहाँ 6 घंटे लगते हैं असेंबली में, यहाँ पे 4 घंटे और यहाँ पे 3 घंटे, ठीक है। फिर कह रहा है एस्टिमेटेड ओवरहेड एक्सपेंस फॉर द ईयर 2024। 2024 के एस्टिमेटेड एक्सपेंस दे रखे हैं कि मशीन डिपार्टमेंट के एक्सपेंस होंगे 73,60,000 और असेंबली डिपार्टमेंट के होंगे 55 लाख, ठीक है। ओवरहेड एक्सपेंसेस आर अपोर्शनड टू द प्रोडक्ट्स ऑन द फॉलोइंग बेसिस, यानी ये कह रहा है कि ऐसे अपोर्शन होंगे। कह रहा है कि मशीन डिपार्टमेंट के ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। ऑब्वियस बात है, मशीन डिपार्टमेंट के जब वो पहले ही बता रहा है कि मशीन आवर है तो मशीन आवर के हिसाब से ही होंगे। और असेंबली के, सर असेंबली के लेबर आवर के हिसाब से होंगे। यानी कि हम मशीन आवर के निकालेंगे कि भाई टोटल मशीन के खर्चे डिवाइडेड बाय मेरे टोटल मशीन आवर, तो मुझे 1 घंटे का मशीन जब चलेगी तो पता चल जाएगा कितना है। ऐसे ही असेंबली के टोटल खर्चे 55 लाख के हैं, मैं टोटल लेबर आवर से डिवाइड करके बता दूंगा कि 1 घंटे के लेबर आवर के क्या खर्चे मेरे असेंबली डिपार्टमेंट के होंगे। सिंपल है, आगे पढ़ते हैं। आफ्टर ए डिटेल स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज, द फॉलोइंग कॉस्ट पूल एंड देयर रिस्पेक्टिव कॉस्ट ड्राइवर आर फाउंड। यानी अभी तक क्वेश्चन देख के लग रहा था कि ये क्वेश्चन जो है एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहां पे इसने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग दे दी, क्योंकि इसने यहां पे कॉस्ट ड्राइवर्स डाल दिए। तो इसने देखो यहां पे कॉस्ट डाल दी, मशीनिंग, असेंबली, सेटअप, ऑर्डर, प्रोसेसिंग। अब जरा मेरी बात समझिए, थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। देखो है कुछ नहीं, ये जो कॉस्ट है इनका टोटल लगाओ पहले तो जरा दोनों का। 73,60,000 प्लस 55 लाख, टोटल आ गया सर 128 लाख, यानी 1,28,60,000, 60,000। कुल मिला के मेरी इतनी कॉस्ट बनती है, या मैं कहूं ये मेरे हैं ओवरहेड्स, क्योंकि ऊपर इसने डायरेक्ट कॉस्ट दे रखी थी, तो ये क्या है मेरे ओवरहेड्स। अब एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में सिंपल ये है कि जहां पे खर्चा हो रहा है हम उसी के अंदर एब्जॉर्ब कर देते थे। जैसे मशीन का खर्चा है तो मशीन आर पे, असेंबली का खर्चा है अगर लेबर से हो रहा है तो लेबर से कर दिया। लेकिन एबीसी में क्या होता था, इसी खर्चे को हम डिफरेंट एक्टिविटीज में, जो पर्टिकुलर उनकी एक्टिविटीज होती थी उसमें बांटते थे, जिसको हम कहते थे उसका ड्राइवर, यानी कॉस्ट ड्राइवर। अब जरा चेक करो, जरा इस सारी अमाउंट का टोटल लगाओ जरा। 64,40,000 प्लस 44 लाख प्लस 9 लाख प्लस
7,20,000 प्लस 4 लाख। मुझे बताओ टोटल कितना आ रहा है? इसका टोटल आ रहा है सर 1,28,60,000। यानी इसने जो आपको ये कॉस्ट दे रखी थी, ये वाली इन दोनों की, इसी कॉस्ट को, इसी ओवरहेड्स को इसने अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से बांट दिया। तो यही तो होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस, कि एब्जॉर्प्शन में उस पर्टिकुलर मेन एक्टिविटी के हिसाब से बांट देते हैं, पर एबीसी में हम डिटेल स्टडी करके एक एक एक्टिविटी के हिसाब से बांटते हैं। तो खर्चा तो वहां पे भी मेरा इतना था, खर्चा यहां पे भी इतना है, बस यहां पे इस खर्चे को उसने अलग अलग एक्टिविटी के हिसाब से बांटा हुआ है। ठीक है, आइए जरा, तो ये इसने दे रखा है और ये इसकी एक्टिविटीज दे रखी है, ये इसकी क्वांटिटी। ठीक है, प्रिपेयर एन एस्टिमेट द एक्टिविटीज विल बी यूज्ड बाय द 3 प्रोडक्ट्स। कह रहा है हमें एक एस्टिमेट बनाना है। ठीक है, विल बी यूज बाय 3 प्रोडक्ट, तो इनके मशीन सेटअप, कस्टमर सेटअप ये एबीसी के दे रखे हैं। ठीक है, हमें कह रहा है प्रिपेयर अ प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट स्टेटमेंट। हमें प्रोडक्ट वाइज यानी ए बी सी तीनों के लिए अलग अलग बनाना है यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। यानी मुझे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को यूज करते हुए ये काम करना है। यानी कि ये जो इसने यहां दे रखा था ना, ये सब, ये मेरे लिए किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि ये खर्चा मेरे लिए किसी काम का नहीं है। ये तो एब्जॉर्प्शन की बात थी। लास्ट में आके कह रहा है एबीसी पे करो, तो भाई एबीसी के लिए तो ये डेटा रहेगा, क्योंकि एबीसी में उसने टोटल कॉस्ट को अलग अलग जो ड्राइवर्स है उस हिसाब से बांट रखा है। आइए जरा, हमें प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना है मेरे साथ साथ। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा कि भाई एबीसी कॉस्टिंग करनी है, प्रिपेयर या प्रोडक्ट वाइज स्टेटमेंट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिख दिया सेल वैल्यू एबीसी की। मुझे बताओ सेल वैल्यू कैसे मिलेगी? सर क्वेश्चन में गिवन है कि कितने यूनिट हैं और कितना सेलिंग प्राइस है। यूनिट है, सेलिंग प्राइस है, यूनिट है, सेलिंग प्राइस है। लो, मल्टीप्लाई करके मैंने निकाल दिया सेल वैल्यू। ठीक है, इसको मैंने लिख देता हूं पॉइंट नंबर ए। अब मुझे कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट में सबसे पहले इसने क्या दे रखा था? डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है, तो पर यूनिट से क्या कर दूंगा सर? यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगी। ये आ गई डायरेक्ट कॉस्ट। अब क्या है सर? इनडायरेक्ट कॉस्ट, और इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए उसने यहां पे ये सब दे रखा है। सबसे पहले बात करते हैं मशीन सर्विसेज की, मेरे साथ साथ समझिए जरा। मशीन सर्विसेज, तो मशीन सर्विसेज की कॉस्ट है सर 64,40,000। कितनी कॉस्ट है? 64,40,000। इसका ड्राइवर है मशीन आवर, यानी ये किस पे बेस्ड है? मशीन आवर पे। तो मुझे बताओ 64,40,000, 64,40,000 और हमारे टोटल मशीन आवर होंगे 9,20,000। तो एक घंटे के कितने हुए सर? एक घंटे के हुए 7 रुपए। एक घंटे के हुए 7 रुपए। तो मैंने यहां पे लिख दिया कि सर मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहले आ गई मशीन की कॉस्ट, जो कैसे निकाली मैंने? ये रहा, 7 रुपए निकाला। अब 7 रुपए क्या है? एक घंटा मशीन चलेगी तो 7 रुपए है। तो भाई कितने घंटे मशीन चल रही है? आओ जरा यहां देखे। ये देखो सर, मशीन का उसने बता रखा था कितने घंटे चलेगी? 3 घंटे चलेगी। कितने घंटे चलेगी? 3 घंटे। और उस 3 घंटे में, 3 घंटे में कितने यूनिट बनेंगे? 1 यूनिट। तो 1 लाख यूनिट बनाने के लिए, 1 लाख यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे मशीन चली? 3 लाख घंटे मशीन चली। बात समझो कि भाई 1 यूनिट बनाने के लिए 3 घंटे मशीन चलती है, तो 1 लाख यूनिट बनाने के लिए 3 लाख हो गए। ऐसे यहां पे 80,000 यूनिट बनाए और 1 यूनिट के लिए कितने रुपए और कितने आवर लगते हैं? 4 घंटे लगते हैं, तो मल्टीप्लाई। ऐसे यहां पे 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5। चलो, तो ये मैंने कर दिया कि भाई 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 घंटे और 1 घंटे के 7 रुपए, तो कितने हो गए? 21 लाख। बी में 80,000 यूनिट है, 4 घंटे लगते हैं 1 यूनिट बनाने में, और 1 घंटे के 7 रुपए हो गए 22,40,000। सी में 60,000 यूनिट है, 1 घंटे के 5, 1 यूनिट के 5 घंटे लगते हैं। टोटल लगते हैं सर 1 घंटे के 7 रुपए, मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 21 लाख। तो मैंने सबसे पहले मशीन सर्विस बांट दिया। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगली कॉस्ट पे आते हैं सर। नेक्स्ट कॉस्ट है मेरी असेंबली। असेंबली कितना है सर? 44 लाख। किस पे डिपेंड करता है? लेबर आर पे, और लेबर आर कितने हैं? 11 लाख। तो मैं यहां से निकालूंगा सर कि टोटल कॉस्ट है मेरी 44 लाख और टोटल लेबर आर है 11 लाख। तो एक लेबर आर के कितने हुए सर? एक लेबर आर के हुए 4 रुपए। एक लेबर आर के 4 रुपए। अब फिर सर लेबर आर लगे कितने? देखो, लेबर आर यहां लगे 1 यूनिट के 6, 4 और 3। तो एक एक यूनिट के हैं, इनको पहले किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? यूनिट से। तो भाई 6 घंटे लगते हैं 1 यूनिट बनाने में, तो 1 लाख यूनिट बनाने में कितने लगे? मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट के 4 रुपए। ऐसे 80,000 यूनिट, यहां पे 4 घंटे लगते हैं 1 यूनिट के, या 1 घंटे के 4 रुपए। फिर 60,000 यूनिट है, 3 घंटे लगेंगे और 1 घंटे के 4 रुपए। तो ऐसे इनकी कॉस्ट आ गई, किसकी? असेंबली की, है ना? सिंपल। अच्छा, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट।
सेटअप कॉस्ट ये किस पे डिपेंड करता है सर? ये है नंबर ऑफ सेटअप पे। तो 9 लाख रुपए हैं, 9 लाख रुपए हैं डिवाइड बाय 9,000। तो एक सेटअप यानी एक बार सेटअप होगा तो कितने लगेंगे? 100 रुपए। तो भाई मुझे बताओ ए में कितने सेटअप हुए? 4,500। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 4,50,000। यहाँ पे कितने सेटअप हुए? 3,000। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 लाख। यहाँ सेटअप हुए 1,500 मतलब 1,500। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेटअप की कॉस्ट आ गई। सिंपल है। अच्छा, फिर कह रहा है कस्टमर ऑर्डर, ये किस पे डिपेंड करता है सर? ये रहा कस्टमर ऑर्डर, ये रहा ऑर्डर प्रोसेसिंग। 7,20,000 है और कितने ऑर्डर्स हैं टोटल? 7,200। तो एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी हो गई सर? 100 रुपए। यहाँ पे कितने कितने ऑर्डर है सर? ये ऑर्डर है 2,200, 2,400 और 2,600। तो इन तीनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये इनकी कॉस्ट आ गई। अच्छा, लास्ट में क्या है सर? परचेजिंग। परचेजिंग किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ ऑर्डर पे। तो 4 लाख रुपए की कॉस्ट है और 800 ऑर्डर हैं तो 500 रुपए पर ऑर्डर हो गए। अब ऑर्डर निकाल लो कितने कितने हैं, ये दे रखे 300, 350 और 150। तो 300 मल्टीप्लाई 500, 350 मल्टीप्लाई बाय 500 और 150 मल्टीप्लाई बाय 500, ये इनकी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। इन सबको ऐड करा, टोटल कॉस्ट आ गई। अब प्रॉफिट निकालना है, कैसे निकालूंगा? ए माइनस बी कर दूंगा। सेल में से मेरी टोटल कॉस्ट माइनस आ जाएगी तो ये प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। लो यहां पे आके हमारा ये एमटीपी खत्म हो जाता है। बाकी थ्योरी का क्वेश्चन है, एमटीपी 1 मेरा यहाँ पे पूरा हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा एमटीपी 1 करा दिया। बहुत इजी क्वेश्चन थे, बहुत मजेदार क्वेश्चन थे। इसमें से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, नहीं बन सकता तो कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस तो हम कर ही रहे हैं, सीख तो रही हैं। ठीक है, चलिए तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छे नंबर से आप पास हो जाए। ठीक है, चलिए मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद। बाय।